मान लीजिए आपके शहर की रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी स्टॉक मार्केट की तरह ट्रेड होनी शुरू हो जाए। एक मार्केट है, वहाँ पे शहर के आपके जो भी प्लॉट सेल के लिए अवेलेबल हैं, फ्लैट्स अवेलेबल हैं, घर अवेलेबल हैं, वो सारी स्टॉक मार्केट की तरह लिस्टेड है। आप एक ऐप में लॉगिन किया आपने या आपने वेबसाइट पे लॉगिन किया और वहाँ पे आप कोई भी प्लॉट, कोई भी चीज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है और आप उसे ख़रीद सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आपको पूरा का पूरा प्लॉट, पूरा का पूरा फ्लैट ख़रीदना पड़ेगा। अगर कोई 1000 स्क्वायर फीट की जगह है तो वहाँ पे आप उसका 1 स्क्वायर फीट भी खरीद सकते हैं, किसी और चीज़ का 10 स्क्वायर फीट भी खरीद सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट की तरह रियल एस्टेट ट्रेड हो रही है। तो उससे क्या होगा कि जब प्राइस ऊपर नीचे दिखेगा आपको रियल एस्टेट का, जिसका प्राइस थोड़ा सा कम दिखा आपको, आप थोड़ा सा वो बाय कर लेंगे। कुछ आपने एक हिस्सा किसी और प्लॉट का बाय कर लिया और जिसका प्राइस थोड़ा बड़ा आपने वो बेच दिया। या जिसका प्राइस बहुत ही कम हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट है या कोई जगह है जो आपने थोड़ी सी बाय कर रखी है, आपको पता चला कि उसके पास में एक रेस्टोरेंट था, अचानक से वो बंद हो गया और उसके कारण वहाँ के जगहों के प्राइसेस गिरने शुरू हो गए कि वहाँ पे तो चीज़ें बंद हो रही हैं उसके आसपास। तो आपने फटाफट डर के मारे वो बेच दिया। पर बाद में पता चला कि वो तो रेस्टोरेंट इसलिए बंद हुआ था क्योंकि वहाँ पे तो और बड़ा होटल और अच्छी चीज़ें बनने वाली थी। तो आपने कहा ओहो, मैंने तो ये बेच दिया, ये तो मुझे रहना चाहिए था, ये तो प्राइस इसका और बढ़ गया। तो ऐसे आपको लगेगा कि आपने गलती कर दी। तो रियल एस्टेट अगर स्टॉक की तरह होती तो जैसे आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं या पैनिक में कई बार जल्दी बेच जाते हैं या आपको डर लगता है कि इसका प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप रियल एस्टेट से भी ऐसे ही डरते। तो रियल एस्टेट में आप इस समय जो इन्वेस्ट करते हैं, लंबी समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ट्रेड नहीं हो रहा, आपको हर रोज़ उसका प्राइस ऊपर नीचे जाते दिखता नहीं है। तो वो पड़ा है, आपको पता है कि मैंने ये बाय की है प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को मुझे लंबे समय तक रखना है। तो वैसे ही आपको अगर आप स्टॉक्स या स्टॉक्स वाले म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो लंबे समय तक रखो। उसको खरीदा और उसका रोज़ रोज़ प्राइस मत चेक करो। रोज़ आप अपने प्लॉट का या अपनी प्रॉपर्टी का प्राइस नहीं चेक करते। अच्छा स्टॉक, अच्छा म्यूचुअल फंड बाय किया और उसे 10-15 साल आप रखो अपने पास। तो एक तो हो गया कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स बाय करो, जैसे आप रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हो। दूसरी बात आ गई क्वालिटी की। अब जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने शहर में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो शहर के बिल्कुल बीचों बीच जो बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, एक शहर के जस्ट थोड़ा सा बाहर, ये जो प्रॉपर्टी है शहर से बस थोड़ी सी बाहर है पर अच्छी खासा बसा हुआ एरिया है, दुकानें हैं, सब कुछ है। तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी है जो कि ठीक ठाक प्राइस में आपको मिल रही है। और तीसरी प्रॉपर्टी आप मान लीजिए शहर से 10-15 किलोमीटर दूर, जहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, एक नई कॉलोनी बनी है या बनने वाली है अभी, वहाँ पे पानी का कनेक्शन भी नहीं अभी तक आया है। तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही सस्ती मिल रही है, पर हो सकता है फ्यूचर में आज से 10-12 साल बाद यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो और इसका रेट बहुत बढ़े। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ में से अगर आपको एक चूज़ करनी चाहे तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है शहर से जस्ट थोड़ी सी बाहर, वो चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाली बहुत महंगी थी तो आपको लगा कि ये तो मैं इतनी महंगी बाय नहीं कर सकता, और जो तीसरी वाली थी वो रिस्की थी कि आपको लगा कि अरे ये हो सकता है बहुत बने, पर क्या पता कुछ भी ना बने इसका। तो आप सेकंड वाली यूज़ कर लेते हो, आपको लगता है कि ये बाय कर लेते हो, आपको लगता है कि इसका प्राइस भी ठीक ठाक बढ़ जाएगा क्योंकि शहर से जस्ट बाहर है, नया एरिया है, डेवलप हो चुका है लेकिन और डेवलप होगा, और साथ में आप उसमें रह भी सकते हो, अगर आपको रहना है तो यूज़ भी कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को। तो ऐसे ही स्टॉक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स वाले म्यूचुअल फंड्स, कि जिसमें अगर आपको वो बाय करना है तो एक तो बहुत महंगे या बहुत अच्छे बड़े वाले होंगे, अगर वो बाय कर सकते हैं तो कीजिए। या फिर जो ऐसे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जो अभी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं पर फिर भी अगर कोई बिस्किट कंपनी है तो एटलीस्ट आपने उसका बिस्किट खाया हो, आपको पता हो कि हाँ अच्छा ये कंपनी है, मुझे पता है ये ठीक ठाक इसकी मार्केट बन चुकी है, ये एक ऐसी कॉलोनी है जो बस चुकी है। तो यहाँ मान लीजिए अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है या इंफ्रास्ट्रक्चर वाले म्यूचुअल फंड्स हैं या कुछ भी, उसमें जो भी उसका पोर्टफोलियो है, आपने देखो कि हाँ भाई मुझे पता है इसने वो 2-4 ब्रिज बनाए हैं, वो पुल बनाया था, ये बनाया था, वो बनाया था, तो ठीक ठाक चले, तो मुझे पता है कि ये अच्छी कंपनी है। तो जैसे आप ख़राब रियल एस्टेट नहीं बाय करते, वैसे ही ऐसा स्टॉक या म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए जो
बहुत ही शहर से दूर है, जिसका भी कुछ पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो रिस्की बेट है। और दूसरा इसका पहलू यह है कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और अगर आप जैसे तीनों प्रॉपर्टीज़ रियल एस्टेट की बाय कर सकते हैं, तो आप शहर की सब बीचों बीच आपने महंगी वाली भी बाय कर ली कि आपको लगे ये तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, मेरे पास पैसे हैं, मैं क्यों नहीं बाय करूँ, इससे किराया रेंट वगैरह आएगा। और आपने शहर से जो थोड़ी सी बाहर थी वो भी बाय कर ली, और जो शहर से बहुत बाहर थी वो भी बाय कर ली कि आपने कहा कि तो बहुत कौड़ियों के भाव मुझे मिल रही है, मैं ख़रीद लेता हूँ, थोड़े से तो पैसे लगा रहा हूँ मैं इसमें, बना नहीं बना तो नहीं बना, मेरी दो अच्छी प्रॉपर्टीज़ तो हैं ही। तो वैसे अगर बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा ही हिस्सा वैसे किसी ख़राब या ऐसे स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए जो बहुत ही छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, बाकी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कीजिए। तो एक तो हो गया लॉन्ग टर्म सोचिए, जैसे आप रियल एस्टेट के लिए सोचते हैं। दूसरा हो गया क्वालिटी। तीसरा है क्वांटिटी। इसके बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। जब आप रियल एस्टेट बाय करने जाते हैं, प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं, उस समय तो घर का जितना कैश होता है, बच्चों की गोलक सब उठा के आप लगा देते हो कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है। अपनी चद्दर से बड़ा पैर पसारते हैं और बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। जबकि जब आती है स्टॉक की बारी या म्यूचुअल फंड्स की बारी, तो कई बार आप ऐसे डिस्कस करते हैं दोस्तों के साथ कि भाई 20,000 महीने का बचा मेरे को, क्या लगता है तुम्हें 2,000 रुपया म्यूचुअल फंड में लगा दें? अरे 2,000 लगा के उसको 4,000 कर भी लोगे तो कौन सा तीर मार लोगे? कोई भी चीज़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ में, तो कम से कम इतना तो करो कि उसका 5-7 साल बाद जो उसकी रकम बने वो आपकी लाइफ में यूज़ हो, कहीं काम आए, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हो। तो क्वांटिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अब चौथा मैं रिटर्न्स थोड़े से डिस्कस करता हूँ। रियल एस्टेट की एवरेज जो ईयरली रिटर्न होती है, आप ये गूगल पे सर्च भी करना, मेरी बातों में ही सिर्फ मत जाना, 7-8% एवरेज कंपाउंडेड ग्रोथ होती है। और म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स की 12-13-14% होती है। अगर आप मान लीजिए अगर रियल एस्टेट की थोड़ी ज़्यादा होगी, अगर 10-11% कंपाउंडेड होगी, तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की उसके 3-4% थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये दुनिया की हर मार्केट में ये पिछले 100-150 साल में ये पैटर्न मेंटेन्ड है। तो मान लीजिए अगर 8-9% आपको रियल एस्टेट में या अपने घर में इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल रहा है, जिसकी आप किस्तें 20 साल तक देने वाले हो, तो 20 साल में वो जो अगर मान लीजिए 40 लाख का अगर कोई घर है, तो वो अराउंड 2 करोड़ के आसपास, 2-2.5 करोड़ के आसपास उसकी वेल्थ बनेगी आज से 20 साल बाद। और वही 20 साल अगर आप किश्तों में उतना ही म्यूचुअल फंड में डालते रहिए जिसकी 3-4% रिटर्न ज़्यादा है, तो अगर घर की वेल्थ अगर 2-2.5 करोड़ बनेगी तो उस फंड की वेल्थ 3-3.5 करोड़ बनेगी। तो सिर्फ 3-4% का जो एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिलेगा वो आपकी वेल्थ को 50-60% ज़्यादा बना देगा। लास्ट चीज़ एक मैं ये आपका क्वेश्चन आंसर कर दूं कि आपके दिमाग में होगा कि भाई प्रॉपर्टी तो बैंक के लोन से मुझे मिल जाती है, तो इसलिए मैं 40 लाख की खरीद सकता हूँ। म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स के लिए मुझे लोन थोड़ा मिलेगा, वो मैं थोड़ी ना 40 लाख का खरीद सकता हूँ। तो मैंने कब कहा कि आपको लोन मिलेगा? घर की भी तो आप 20 साल तक किस्तें देने वाले हो, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स की भी किस्तें लगा लो, जिसे SIP कहते हैं इंडिया में। तो थोड़ी थोड़ी 10-15 हज़ार, अगर घर की किस्त आप 25,000 या 27,000 दे रहे हो, 30 लाख के घर के लोन की किस्त 27,000 महीने की बनती है 20 साल के लोन की, 7-7.5% इंटरेस्ट रेट पे। तो वहाँ पे अगर 27,000 महीने का आपने बांध दिया खुद को, तो यहाँ पे भी 10-12 हज़ार 15 हज़ार का महीने का बांध लो। तो एंड ऑफ द 20 ईयर्स दोनों के जब आप फिर रिटर्न कंपेयर करोगे तो फिर आपको मज़ा आएगा। तो एज ए रिकैप, अगर आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स बाय करने की कभी सोचते हैं तो उसको रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। उसको अपनी सैलरीड इनकम के साथ कंपेयर मत कीजिए कि सैलरी में तो मुझे इतना पैसा मिलता है, ये फंड्स और म्यूचुअल फंड में तो मैं इतनी कमाई नहीं कर सकता, तो क्या फ़ायदा। नहीं, जैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को देखते हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड या स्टॉक को देखिए, लॉन्ग टर्म तक देखिए। दिन में जो होता है कभी ऊपर कभी नीचे, उसको मत देखिए, और फिर 20 साल बाद उसके सही रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर से एक नया टॉपिक लेके आएंगे, और ये अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि कोई आपका दोस्त इसके बारे में काफ़ी डिस्कस करता है, उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। जो आपके कमेंट्स हों वो नीचे लिखिए।
कमेंट्स में अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन भी पूछिए। तो बाय फॉर नाउ।